नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रूस की अक्ल ठिकाने लगवाने के लिए अमेरिका पहुंचा यूएनएससी, मांगा हमले का अधिकार। जी हां दोस्तों, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तमाम अपीलों को दरकिनार करके यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। काफी कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के रुख में बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने अब संयुक्त राष्ट्र का रास्ता अपनाने की ठानी है। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में बेहद सख्त चैप्टर 7 के तहत प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत नाटो को रूसी आक्रमण का जवाब देने के लिए ताकत के इस्तेमाल का अधिकार दिया जाना है। इस पर आज ही वोटिंग होगी। दोस्तों, रूस इसके लिए तैयार बैठा है। वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते इस प्रस्ताव को वीटो करेगा, लेकिन अमेरिका आदि देशों ने इसका भी रास्ता निकाल रखा है। इस वोटिंग के दौरान भारत का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, बोले 1 लाख हमलावर घुस आए हैं, हमारी मदद कीजिए। जी हां दोस्तों, संकटग्रस्त देश यूक्रेन अब दुनिया भर में मदद मांग रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब भारत से मदद मांगी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि भारत सुरक्षा परिषद में रशिया की खिलाफत करे। दोस्तों, जेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमारी जमीन पर करीब 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं। वे लगातार आवासीय भवनों को निशाना बना रहे हैं। हमने अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया है। दोस्तों, यूक्रेन ने भारत से ऐसे समय पर मदद मांगी है जब रूस ने हमला तेज कर दिया है। पीएमओ ऑफिस से जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन में चल रहे संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने रूस के हमले में हुए जानमाल के नुकसान के बारे में अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूस अब डॉलर, पाउंड और यूरो का नहीं कर सकेगा कारोबार, अमेरिका ने लगा दिया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने अभी तक सैन्य कार्रवाई का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले का जवाब देते हुए बाइडेन ने मॉस्को के बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस क्षेत्र को निशाना बनाया। इसके तहत अब रूस डॉलर, पाउंड और यूरो का कारोबार नहीं कर सकेगा। दोस्तों, प्रतिबंधों का उद्देश्य डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में व्यापार करने की रूस की क्षमता को सीमित करना है। साथ ही अमेरिका ने रूस के 5 प्रमुख बैंकों को भी निशाना बनाया है। इसमें सरकारी बैंक सबबैंक और वीटीबी भी शामिल है। रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता सबबैंक अब अमेरिकी बैंकों की सहायता से पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूस के खिलाफ हुई पूरी दुनिया, लेकिन जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, हटाए कई प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को जो घमासान शुरू हुआ था, उसमें अब तक रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है। रूसी सेना राजधानी कीव की ओर बढ़ गई है। अब तक यहां 7 धमाके हो चुके हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर जहां बाकी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई है, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक तरफ अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन ने रूस पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर रहा है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने गुरुवार को यूक्रेन पर रूसी हमले के कुछ देर बाद इसकी घोषणा कर दी। यह कदम उस समझौते के तहत उठाया गया है जो इस महीने की शुरुआत में पुतिन और जिनपिंग के बीच हुआ था। दोस्तों, रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन रूस चीन को बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन के डर के चलते गेहूं निर्यात नहीं करता है। लेकिन अब यह समझौते के तहत दोनों के बीच में गेहूं का व्यापार शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में हटाई गई कोरोना को लेकर लागू सभी पाबंदियां, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है। कोरोना के हालात काबू में आते ही अब ढील का ऐलान भी हो गया है। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए ने शनिवार को कोरोना वायरस की महामारी
तस्करी को लेकर लागू प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी पाबंदियां हटाने को लेकर जारी आदेश सोमवार यानी कि 28 फरवरी से लागू हो जाएगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे। हालांकि दोस्तों स्कूल संबंधी दिशा निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी, यानी कि स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही चलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माने की राशि भी अब कम कर दी गई है। पहले जो राशि 2000 लगती थी अब वह मात्र 500 रुपए कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से भारत लौटे स्टूडेंट्स। 219 स्टूडेंट्स के साथ एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा। हंगरी पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और भी छात्र। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान AL 1943 आज रात 8 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल पर उतर गया। विमान ने दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। इसके लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। यहां से बाहर निकलने के लिए यात्रियों को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस बीच स्लोवाकिया में भारतीय एम्बेसी से एडवाइजरी जारी कर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय उझारोड़ वायसन नेमेस की सीमा से रेस्क्यू किए जाएंगे। वहीं हंगरी में भारतीय एम्बेसी ने भी सीमा से एंट्री की डिटेल एडवाइजरी जारी की है। हंगरी और पोलैंड की सीमा पर तेजी से भारतीय स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फेसबुक पर लगाया आंशिक प्रतिबंध। देश में जनता के विरोध का डर सताया। जी हां दोस्तों, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार चालू वित्त वर्ष में अब तक 9.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है, जो 2020-21 में 8.1 अरब डॉलर था। दोस्तों रूस से भारत आने वाले प्रमुख उत्पादों में ईंधन, खनिज तेल, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण और उर्वरक शामिल है। दूसरी ओर दोस्तों भारत से रूस को मुख्य रूप से दवाओं, बिजली, मशीनरी, जैविक रसायन और वाहनों का निर्यात किया जाता है। ऐसे में यह जो घमासान रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है उससे भारत की इकोनॉमी पर काफी फर्क पड़ने वाला है। वहीं दोस्तों एक ताजा खबर निकल के आ रही है रशिया की ओर से। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ मच रहे घमासान के बीच में एक बड़ा कदम उठाया। रूस ने फेसबुक पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में फेसबुक ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर क्रेमलिन समर्थित मीडिया पर रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि इसी कार्रवाई के खिलाफ रूस की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना। यूपी में पहले ईद पर नहीं दिवाली पर होती थी बिजली की कटौती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर दम भरा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले राज्य में बिजली का राजनीतिकरण भी किया जाता था। पहले कहा जाता था कि ईद और मुहर्रम पर बिजली होगी लेकिन होली दिवाली पर नहीं। उन्होंने कहा कि आज इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। डबल इंजन वाली सरकार में लोगों को हर महीने विभिन्न वस्तुओं के साथ राशन की दोहरी खुराक मिल रही है। कुशीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद जब डबल इंजन की सरकार राज्य में बनेगी तब उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में मुफ्त में रसोई गैस देंगे और सभी 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को परिवहन निगम की बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने श्रीलंका में पेट्रोल 20 और डीजल 15 रुपए महंगा किया। क्रूड में तेजी के बाद कीमतों में लगी आग। भारत पे क्या होगा असर, जाने दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पेट्रोल डीजल के हालचाल। दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनी ने श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा कर दिया है। कंपनी की तरफ से विश्व स्तर पर ईंधन की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए शनिवार को पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 15 रुपए तक महंगा कर दिया गया।
दोस्तों लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने इस महीने श्रीलंका में दूसरी बार ईंधन के दाम में इजाफा किया है। अब यहां पेट्रोल के रेट बढ़कर 204 रुपए प्रति लीटर और डीजल 139 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दोस्तों श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे नई दिल्ली के साथ और आर्थिक राहत बंदोबस्त पर बात करने भारत के दौरे पर आने वाले थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल राजपक्षे का यह दौरा अभी और टल गया है। इस बीच श्रीलंका LIOC यानी कि श्रीलंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दामों में बढ़ोतरी कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 7 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है। अगले 5 दिन इन राज्यों में होंगी बारिश, छाए रहेंगे बादल। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां सर्दी कम होना शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनुमान जताया है कि 3 मार्च तक उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों 2 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि 2 मार्च तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल छाए रहने की संभावना है और अगले 5 दिनों के दौरान मौसम बदलने का कोई अनुमान नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में चलने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।